नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनने जा रहे हैं जो दर्द, साहस और आशा की कहानी है, जिसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया लेकिन कभी हार नहीं मानी। वह एक दृढ़ संकल्पी और साहसी व्यक्ति थे और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कभी हार न माने। लुई जम्परिनी, जिसका जन्म 26 जनवरी 1917 को ओलियन, न्यूयॉर्क में एंथोनी जम्परिनी और लुइस डोसी के घर हुआ था। दोनों उत्तरी इटली के वेरोना के मूल निवासी थे। जम्परिनी का एक बड़ा भाई पीट और दो छोटी बहनें वर्जीनिया और सिल्विया थीं। जम्परिनी का पालन पोषण एक सख्त धर्मनिष्ठ कैथोलिक घराने में हुआ था। हालांकि जम्परिनी का बचपन हमेशा आसान नहीं रहा। जम्परिनी जब बड़ा हो रहा था तो उसे मुसीबत में फंसने की आदत थी। उनकी कुछ शुरुआती हरकतों में ट्रेन की कैबूज से कूदना शामिल था। जब उनका परिवार कैलिफोर्निया जा रहा था, उसे चोरी करने और लड़ाई झगड़े का भी शौक था। उन्होंने 5 साल की उम्र में धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। जब वह 8 साल के थे तब उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और वे अक्सर बदमाशों के साथ लैलडेढाई झगड़ा करते थे। वे 2 बार मरने से बचे थे, एक बार जब घर में आग लगने से और एक बार वे एक तेल रिग में गिर गए और लगभग डूब ही गए थे। बचपन में उनके भाई पीट ने उनका बहुत साथ दिया और उन्हें अपना करियर शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके बड़े भाई पीट ने उन्हें स्कूल ट्रैक टीम में शामिल कर लिया। पीट पहले से ही टीम में एक स्टार था और यह निर्णय जम्परिनी के जीवन को बदलने वाला था। जम्परिनी ने बताया, पीट ने मुझसे कहा कि अगर मैं अच्छा करना चाहता हूं तो मुझे शराब और धूम्रपान छोड़ना होगा और मुझे दौड़ना होगा, दौड़ना होगा, दौड़ना होगा। लुई जम्परिनी ने अपने भाई की सलाह मानी, अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और एक सफल एथलीट बनने के लिए खुद को बदल दिया। जल्द ही एक प्रतिभाशाली एथलीट बन गया। उन्होंने हाई स्कूल में कई ट्रैक रिकॉर्ड तोड़े और 1936 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 5000 मीटर दौड़ में भाग लिया। लुइस ने तीसरा स्थान हासिल किया, जो एक अमेरिकी के लिए एक शानदार प्रदर्शन था। यह सच है कि लुई जम्परिनी की अंतिम लैप 5000 मीटर स्पर्धा में आश्चर्यजनक रूप से 56 सेकंड की थी। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी और इसने एडोल्फ हिटलर का ध्यान आकर्षित किया। हिटलर ने लुई को स्टैंड में अपने बॉक्स में आने का अनुरोध किया। हिटलर अपने बक्से से बाहर आया और जर्मन में कुछ कहते हुए लुई से हाथ मिलाया। लुई ने हिटलर के साथ बातचीत के बारे में बाद में कहा, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं बस खड़ा रहा और मुस्कुराया। ओलंपिक के बाद लुइस ने सेना में शामिल हो गए। लुई जम्पेरिनी सितंबर 1941 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एयर फोर्स में भर्ती हुए। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन अर्जित किया और उन्हें कंसोलिडेटेड B-24 लिबरेटर बॉम्बर, जो एक प्रकार का लड़ाकू विमान जिससे शत्रुओं पर बम फेंके जाते हैं, उसको लेकर प्रशांत द्वीप फनाफुटी में तैनात किया गया। जम्पेरिनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई बमबारी मिशनों में भाग लिया। उन्होंने जापान के कब्जे वाले द्वीपों नाउरू, कोरौर और बाकार में बमबारी की। अप्रैल 1943 में जम्पेरिनी के विमानों ने नाउरू के खिलाफ एक बमबारी मिशन में भाग लिया। मिशन सफल रहा, लेकिन लौटते समय जापानी लड़ाकू विमान ने हमला कर दिया। इसके 5 सदस्य घायल हो गए, जिनमें से एक की मृत्यु हो गई। जम्पेरिनी ने अपने घायल साथियों को प्राथमिक उपचार दिया और 2 की जान बचाने में मदद की। वह स्वयं भी घायल हो गया था, लेकिन उसने अपने साथियों को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। 27 मई 1943 एक खोए हुए विमान और चालक दल के लिए एक खोज मिशन पर जम्पेरिनी और उसके साथी दल को भेजा गया, लेकिन विमान में अपनी यांत्रिक समस्याओं के कारण दम तोड़ दिया। इसके 2 बाएं इंजन खराब हो गए और यह ओहू, हवाई से 850 मील दक्षिण में प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उसमें सवार 11 लोगों में से 8 की मौत हो गई। जम्पेरिनी के अलावा पायलट रसेल एलन, फिल फिलिप्स और टेल गनर फ्रांसिस मैकनामारा दुर्घटना में बच गए। यह दुर्घटना जम्पेरिनी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने समुद्र में नौका पर 47 दिनों तक तैरते हुए बिताए। उन्हें लगातार शार्क के हमलों, तूफानों और उन्होंने वर्षा के पानी, कच्ची मछलियों और पक्षियों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए संघर्ष किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके चारों ओर पानी है और आप इसे नहीं पी सकते,
और कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा है जो आपकी मदद कर सके। वह दृश्य कितना डरावना हो सकता है, क्योंकि जमीन पर हमें भोजन और पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन समुद्र में नहीं। टेल गनर फ्रांसिस मैकनामारा नौका पर बिना पानी और खाने के 33 दिनों तक जीवित रहे और आखिर में मैकनामारा की मृत्यु हो गई। जम्परिनी और फिलिप्स ने उसके शरीर को लपेटा और उसे पानी में धकेल दिया। जैसा है, पानी का सफर खत्म हुआ कि जम्परिनी और फिलिप्स को जापानियों ने पकड़ लिया। जब उन्हें पकड़ा गया तो वे समुद्र में करीब 2000 मील का सफर तय कर चुके थे। उन्हें जापान के ओरिएंटल आइलैंड्स पर ले जाया गया, जहां उन्हें युद्धबंदी शिविर में रखा गया था। जापानियों द्वारा पकड़े जाने पर जम्पेरिनी की हालत बहुत खराब थी। जम्पेरिनी ने अपने अनुभवों के बारे में लिखा है कि जब उन्हें पहली बार एक कोठरी में रखा गया तो उन्होंने अपने शरीर को देखा और रोने लगे। उन्होंने खुद को एक शक्तिशाली एथलीट के रूप में याद किया और अब वे सिर्फ एक कमजोर, बीमार व्यक्ति थे। और फिर 28 मई 1944 को उनके विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के 1 साल और 1 दिन बाद उन्हें गलती से कार्रवाई में मारा गया घोषित कर दिया गया। अगले महीने लुई के माता पिता को राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा हस्ताक्षरित एक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। जम्परिनी को रेडियो टोक्यो पर 2 बार प्रसारित करने के लिए कहा गया था। पहले प्रसारण मना करने के बाद उन्हें ओमोरी युद्ध शिविर में स्थानांतरित कर दिया गया। ओमोरी शिविर, जिसका इंचार्ज मुत्सुहिरो वतनबे, जिसे दी बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। लुई जम्परिनी ने मुत्सुहिरो वतनबे ओमोरी शिविर में पहली बार देखा था। वतनबे एक क्रूर और निर्दयी व्यक्ति थे जो जेल में युद्धबंदियों पर अत्याचार करने में बदनाम थे। जम्परिनी को ओमोरी में एक बार फिर प्रसारण करने के लिए कहा गया। इस बार उन्हें एक पहले से लिखा हुआ संदेश दिया गया था, जिसमें उन्हें जापान के पक्ष में बात करने के लिए कहा गया था। जम्परिनी ने इस संदेश को पढ़ने से इनकार कर दिया और इसने वतनबे को इतना क्रोधित कर दिया कि उसने जम्परिनी को पीटना शुरू कर दिया। जम्परिनी को इतना मारा पीटा गया कि उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने जम्परिनी और अन्य कैदियों को पीटा, थप्पड़ मारा और लाठियों से मारा। उन्होंने उन्हें भूख और प्यास के लिए भी मजबूर किया। अगले 2 वर्षों में वह बीमारी, जोखिम, भूखमरी और गार्डों की लगभग दैनिक पिटाई से पीड़ित रहे। ओमोरी और नाओएत्सु जेल शिविरों में रहने के दौरान मुत्सुहिरो ने जम्परिनी को क्लबों, बेल्टों और घूंसे से पीटा और नियमित रूप से उसे जान से मारने की धमकी दी। एक अवसर पर उसने जम्परिनी को अपने सिर के ऊपर एक भारी लकड़ी की बीम रखने को कहा और गिरने पर उसे गोली मारने की धमकी दी। दूसरी ओर उसने जम्पेरिनी और अन्य अमेरिकी कैदियों को एक दूसरे को तब तक मुक्का मारने के लिए मजबूर किया जब तक वे लगभग बेहोश नहीं हो गए। सितंबर 1945 में जापानी आत्मसमर्पण के बाद जम्पेरिनी और उनके साथी युद्धबंदियों को मुक्त कर दिया गया। जम्पेरिनी को युद्ध के बाद कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें अमेरिकी विशिष्ट सेवा पदक और हॉवर्ड लाइफ सेविंग मेडल शामिल है। युद्ध शिविर में उन्हें दी गई पीड़ा ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान करते रहे। अपने वर्षों के कुपोषण और यातना के कारण वह एक धावक के रूप में अपना करियर फिर से शुरू करने में असमर्थ हो गए और बुरे सपने और अपने बुरे अनुभवों से बचने के लिए वह शराब पर निर्भर हो गए। जम्पेरिनी ने बाद में एक अमेरिकी बिली ग्राहम, जो इंजील ईसाई प्रचारक थे, जिसके उपदेश को देखने के बाद वह अपनी जिंदगी बदलने का फैसला किया। उसने ईसाई धर्म को अपनाया। 1950 में जम्पेरिनी अपनी मुक्ति के बाद पहली बार टोक्यो की सुगामो जेल में बंद जापानी युद्ध अपराधियों को संबोधित करने के लिए जापान लौटे। वहां रहते हुए उन्होंने पुराने कैंप गार्डों से हाथ मिलाया और अपने कई गले लगाए जो युद्ध शिविर में जम्पेरिनी को मारते पीटते थे। जम्पेरिनी ने 1998 में शीतकालीन खेलों की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए नागानो में ओलंपिक मशाल ले जाने के लिए जापान की यात्रा की थी। जापान में रहने के दौरान उनसे मुत्सुहिरो वतनबे से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने मिलने से इनकार कर दिया। जम्पेरिनी ने वतनबे को देने के लिए एक पत्र भी तैयार किया था, जिसमें आंशिक रूप से कहा गया था, मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित कर दिया। आपके लिए मेरे मन में जो नफरत थी उसका स्थान प्रेम ने ले लिया। मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों को माफ कर दो और उनके लिए प्रार्थना करो। ये थी जम्पेरिनी की एक प्रेरणादायक कहानी। उन्होंने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वह एक मजबूत और साहसी व्यक्ति थे और उनकी कहानी कई लोगों को प्रेरित करती है।
जापानी सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी युद्धबंदियों के साथ दुर्व्यवहार के कई मामलों की जांच की। इन जांचों ने निष्कर्ष निकाला कि जापानी गार्डों ने अक्सर युद्धबंदियों के साथ क्रूरता और अमानवीय व्यवहार किया। 1945 में जनरल डगलस मैकार्थर ने जापान में 40 सर्वाधिक वांछित युद्ध अपराधियों की सूची में वतनबे को 23वें नंबर पर शामिल किया। हालांकि वतनबे छिप गए और उन पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। 1952 में सभी आरोप चुपचाप खारिज कर दिए गए। जम्परिनी ने अपने अनुभवों के बारे में 2 पुस्तक लिखी, डेविल एट माई हील्स और डोंट गिव अप, डोंट गिव इन, जिसे बाद में एक फिल्म में बनाया गया। फिल्म का नाम अनब्रोकन रखा गया। जम्परिनी की मृत्यु 2 जुलाई 2014 को लॉस एंजल्स में निमोनिया से हुई। वह 97 वर्ष के थे। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है और आगे ऐसी दिलचस्प कहानियां आती रहेंगी। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपने अभी तक हमारे फैक्ट बॉक्स हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं।